नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनर्स में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत की नामवर सिंह के कुछ महत्वपूर्ण कथनों पे। आज उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो नामवर सिंह के महत्वपूर्ण कथनों पे आज फिर से हम लोग विचार करेंगे कि उन्होंने आलोचना के विषय में, साहित्य इतिहास के संबंध में क्या क्या अपना मंतव्य दिया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं हम लोग। नामवर सिंह ने कहा है कि वास्तविक आलोचक किसी एक कृति का मूल्यांकन करते समय परोक्ष रूप से साहित्य के समस्त कृतियों का मूल्यांकन करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मूल्यांकन ही नहीं है और उसके अंतर्निहित प्रतिमान में कहीं न कहीं असंगति है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में लिखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर संबंधी चिंतन की चर्चा करते हुए अपनी इस मान्यता को और पुष्ट किया है। उनका कहना है कि इस चिंतन के क्रम में द्विवेदी जी जहां परंपरा से प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के मानचित्र को बदलकर एक दूसरा मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, वहीं साहित्य संबंधी एक नई मान्यता भी सामने आती है। इस प्रकार एक नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मान भी दृष्टि गोचर होता है। कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। आगे नामवर सिंह ने कहा है कि इतिहास वही लिखता है जो लिख सकता है। सार्थक इतिहास जो इतिहास बनाने में योग दें। यदि आप स्वयं इतिहास से तटस्थ हो, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे तटस्थ हों, तो आप साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते हैं। जिसे हमारे इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल कहा, गद्दर के पहले तब का काल को उर्दू शायरी में नज़ीर अकबरवादी, मीर और गालिब का काल है, गोल्डन पीरियड है। तब ठीक उसके समानांतर हिंदी में जो कविता लिखी जा रही थी उसे कायदे से स्वर्ण युग कहने के बजाय पतन का काव्य कहा जाता है। यह अजीब बात है कि हम फ्यूडल आर्ट को, फ्यूडलिज्म को खराब समझते हैं और आधुनिक बुर्जुआजी को अच्छा मानकर चलते हैं। यह भूल जाते हैं कि कभी कभी इस पूरी लड़ाई में मामला उलट सकता है। हम लोगों ने साहित्य, कला और काव्य को जांचने परखने के जो आधार विकसित कर लिए हैं वो नितांत गैर साहित्यिक और कूढ़ सोशल व पॉलिटिकल समझ पर आधारित है। आगे लिखते हैं नामवर सिंह कि इतनी छोटी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती कि संपूर्ण साहित्यकारों तथा साहित्यिक कृतियों का लेखा जोखा ही साहित्य इतिहास नहीं है, बल्कि किसी एक साहित्यकार अथवा एक साहित्यिक कृति का समुचित मूल्यांकन भी इतिहास हो सकता है, क्योंकि मुख्य प्रश्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का है। नामवर सिंह ने आगे कहा है कि साहित्य में इतिहास मेरी मुख्य चिंता थी। साहित्य का इतिहास लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना साहित्य का इतिहास समझना, और यह वीर गाथा काल और भक्ति काल, रीति काल और भारतेंदु मंडल काल और जिस तरह से विभाजन कर दिया गया था और फिर मुसलमानों का हमला हुआ तो इतिहास बदल गया। इसका जवाब मुझे रामचंद्र शुक्ल नहीं देते कि क्यों 1000 ईस्वी के आसपास संस्कृत और प्राकृत का वर्चस्व समाप्त हुआ और क्यों लोक भाषाएं साहित्य का दर्जा प्राप्त कर सकी। उन इसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के पास नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि हिंदी ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय इतिहास में लोक भाषाएं पहली बार साहित्यिक गौरव के साथ आईं और इसको गौरव दिलाने में आधे से ज़्यादा लोग हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, छोटी जातियों के लोग हैं। उनका लोक साहित्य कभी साहित्य नहीं उनका लोक साहित्य कभी साहित्य क्यों नहीं माना गया, प्रश्न करते हैं। ये सवाल मुझे परेशान करते हैं। तब मुझे लगा कि मार्क्सवाद में शायद इसका हल हो, क्योंकि मार्क्सवाद इतिहास दर्शन है। वो दुनिया के इतिहास को, जो राजाओं के इतिहास मालूम होती है, उस साहित्य का एक पैटर्न दिखता है, उसकी प्रगति पैटर्न विकास की व्याख्या कर सकता है। क्योंकि नामवर सिंह मार्क्सवादी विचारक थे, आलोचक थे, तो उन्होंने मार्क्सवाद पे कहीं ना कहीं ज़्यादा बल दिया है।
आगे देखते हैं। सबसे खराब तो हिंदी साहित्य का इतिहास का संदर्भ है। हमने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांट दिया। ऐसा हमने अपनी सुविधा के लिए किया कि भक्ति काव्य अलग हो जाए तो रीति काव्य को ही हम खास तौर पर पतन का काव्य कह सकें, दिखा सकें। जबकि हम भूल जाते हैं कि इस काल में, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, विद्यापति और खुसरो जैसे कवि हुए हैं। फारसी की परंपरा की दृष्टि से यह दौर अत्यंत गौरवशाली है। संगीत को लें तो खुसरो के साथ ख्याल गायकी शुरू होती है। स्थापत्य को लें तो इस काल में स्थापत्य कितनी ऊंचाइयों तक पहुंची है। दक्षिण के मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर इस विशाल स्थापत्य की निशानी है। इस समय मूर्ति कला पूरी प्रसिद्धि पर रही, अतः जिसे हम तथाकथित मध्यकाल कहते हैं और जिसके प्रति हमारी दृष्टि ओरिएंटल है, यह बदलनी चाहिए। इतिहासकार इसे बदले या न बदले वे जाने, पर साहित्य व संस्कृति के इतिहास लिखते समय हम यूरोप के उस मॉडल को छोड़ दें और रीति का काव्य को भारतीय दृष्टि से मध्यकाल का हिस्सा मानकर अपनी दृष्टि बदलें। आगे कहा है कि अपने सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे और इस सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे और इस सामाजिक जीवन को बदलने में आज का साहित्य जो भूमिका अदा कर रहा है उससे आप संलग्न होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप सार्थक इतिहास लेखन का कार्य कर सकेंगे। वरना आप एंटी केरियम की तरह से काम करेंगे, आप एक अतिवादी यानी मुर्दे उखाड़ने वाले होंगे। आगे पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई पे इनका मत है कि इस प्रकार पृथ्वीराज रासो संत भक्ति काव्य की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशील भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी राष्ट्रोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। निश्चय ही इसकी वीर भावना में न तो महाभारत सा उदात्त शौर्य और पराक्रम है और न इसकी श्रृंगार भावना में कालिदास की सी मुग्ध तन्मय भावुकता। रास युग का प्रभाव रासों की वीरता और श्रृंगार दोनों भावनाओं पर पड़ा है। इसलिए रासों की महिमा वीरता व श्रृंगारता के उदात्त चित्रण में उतनी नहीं जितनी अपने युग की वास्तविक वीरता प्रेम भाव को प्रतिबिंबित करने में है। जहाँ तक सभी आलोचकों ने, इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई की आलोचना में कुछ इस प्रकार की बातें की कि ये जाली ग्रंथ है, इसमें व्याकरण के दृष्टि से तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरता है। और यहाँ पे नामवर सिंह इसकी आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि ये सही मायने में उस समय के तत्कालीन स्थिति की वास्तविक वीरता और प्रेम भावना को प्रतिबिंबित करने वाला ग्रंथ है। कहना है, आगे कहा है उन्होंने कि कहना न होगा कि इस कार्य में चंद ने जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा है वह संत भक्ति काव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासो मानव जीवन के विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। यही वह विशेषता है जिससे ह्रास युग के सभी काव्यों में रासों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। निश्चय ही यह उस युग की सांस्कृतिक परिस्थिति में तथा पूर्व परंपराओं का बृहत कोश और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है। कहा इन्होंने कि रासो काव्य में जितने जीवन के जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा गया है उतना भक्ति काल में ही मिलता है, बाकी कहीं दिखाई नहीं देता है। कविता के नए प्रतिमान का महत्व इसमें है कि इस पुस्तक में उन मूल्यों को वास दिलाने का यत्न किया गया है जो इस समय शासक काव्य मूल्य नहीं थे। मुक्तिबोध के काव्य मूल्यों की स्थापना की दिशा में यह पुस्तक अविस्मरणीय है। लेकिन इससे भी बड़ा अवदान इस पुस्तक का संभवतः यह है कि इसमें विस्तार से प्रमाणित किया गया है कि हर युग में नई कविता के नए प्रतिमान की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम उद्भेद्य प्रतिमान मानते हैं। वास्तव में वो हमारे संस्कार हैं, जड़ीभूत सौंदर्य भिरुचि। आगे हम लोग नामवर सिंह के कुछ और महत्वपूर्ण कथन है उसको लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। ये प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं उन सभी के महत्वपूर्ण कथनों को इस सीरीज़ में लाया जा रहा है आप सभी के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आपके पास इसका नोट्स है तब तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप अपने कॉपी नोट कर लें, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथन तर्क में भी ये पूछा जाता है कई बार, और कई बार तो इसमें भी इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि ये कथन किस आलोचक का है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी जाकर के जुड़ जाएं। डेली प्रश्नोत्तरी की जाती है और बहुत सारे अच्छे लोग हैं वहाँ पे जो आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।